हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। तो आज फिर हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और आज हम पिछली क्लास से रिलेट करके बायोम का टॉपिक जो पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने आपको बायोम क्या होता है बता दिया था, बायोम के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में भी चर्चा की थी और हमने एक बायोम को पूरी तरीके से पढ़ लिया था। अर्थात एक बायोम के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके थे, जिसे हमने नाम दिया था फॉरेस्ट बायोम। ठीक है बेटा, तो बायोम के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि बायोम क्या होते हैं। तो आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स आर नोन एज बायोम्स, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्रों का समूह ही पृथ्वी पर बायोम के नाम से जाना जाता है। या मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा लार्ज एरिया, ठीक है, जहाँ पर जीवों का निवास होता है, चाहे वो जल में हो, चाहे थल में हो और चाहे नभ में हो, वायु में हो, तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी थी। बायोम्स आर अ लार्ज बायोटिक जोन ऑन अर्थ, अर्थात पृथ्वी पर एक बृहद जीव क्षेत्र होता है और उसी जीव क्षेत्र को बायोम कहा जाता है। ठीक है बेटा, बायोम के प्रकार की चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि बायोम 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें वन बायोम, सवाना या घास प्रदेशी बायोम, टुंड्रा बायोम और सागरी बायोम, यह 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे, जिसमें हमने फॉरेस्ट बायोम के बारे में चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो आइए, फॉरेस्ट बायोम जब हम पढ़ रहे थे तो उसी टाइम पर एक टर्म आया था मरुस्थलीय बायोम। ठीक है, तो मरुस्थलीय बायोम के बारे में भी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मरुस्थलीय बायोम की, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मरुस्थलीय बायोम का विस्तार देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मरुस्थलीय बायोम की अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय बायोम का जो विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। यह ध्यान रखना है आपको, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर इनका विस्तार मिलता है, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इस रेंज में, अर्थात 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो पश्चिमी भाग होते हैं महाद्वीपों के, उन पर क्या पाया जाता है बेटा? मरुस्थल पाए जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण जब आप ज्योग्राफी की क्लास पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी की क्लास में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है बेटा, तो यह ध्यान रखिएगा कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर इन अक्षांशों के मध्य क्या पाए जाते हैं? मरुस्थल पाए जाते हैं। अर्थात मरुस्थलीय बायोम का जो विस्तार पाया जाता है वो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, किंतु महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यह चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे बेटा मरुस्थल की। तो आप सभी जानते हैं मरुस्थलीय वन बायोम में क्या होगा बेटा? तापमान बहुत अधिक होगा, अर्थात तापमान की अधिकता होगी, किंतु वर्षा की कमी होती है, वर्षात कम होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और टेम्परेचर अधिक होता है, तापमान अधिक होता है। और तापमान अधिक होने के कारण तथा वर्षा कम होने के कारण यहाँ बेटा जो वेजिटेशंस होता है, अर्थात वनस्पतियों की संख्या बहुत कम होती है, और वनस्पतियाँ जो पाई जाती हैं मुख्यतः वे बेटा किस तरीके की होती हैं? यहाँ कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। किस तरीके की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर? यहाँ आप कह सकते हैं कि कांटेदार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूँकि ये वनस्पतियाँ कांटेदार होती हैं, तो कांटेदार होने के कारण एक तो जंतुओं से इनकी रक्षा होती है, अर्थात जंतु इन्हें नहीं खा पाते हैं, और इनकी पत्तियों से जो वेपराइजेशन होता है, अर्थात बाष्पीकरण होता है, वह क्रिया कम हो जाती है, अर्थात बाष्पीकरण भी कम होता है। और इसके साथ ही साथ बेटा बाष्पीकरण के साथ ही साथ जंतुओं से भी इनकी रक्षा होती है। तो कांटेदार वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बबूल हो गया, वेर हो गया, खजूर हो गया, नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया इत्यादि, यह सभी के सभी वनस्पतियाँ यहाँ
पाई जाती हैं। अगर हम आगे चर्चा करें बेटा तो यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो जंतुओं की अगर हम बात करें तो ऊँट हो गया, गिलहरी हो गई, ठीक है, ऊँट हो गया, गिलहरी हो गई, छिपकली हो गई, सांप हो गई, यह जीव जंतु जो हैं बेटा वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बेटा अभी आप लोगों ने मरुस्थलीय बायोम के बारे में पढ़ा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले वही बात फिर से आपसे दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोज़ का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है बेटा। इतना काम आपको ज़रूर करना है, तभी मैं आगे आपको वीडियोज़ दूंगा, अदरवाइज़ मैं वीडियोज़ को रोक दूंगा, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा अपने दूसरे बायोम की। और दूसरे बायोम को हमने कहा था घास प्रदेशी बायोम, या इसी को बेटा मैंने बोला था इसी को कहा जाता है सवाना बायोम। इसे किस नाम से जाना जाता है? सवाना बायोम के नाम से जाना जाता है। अब बात फिर करेंगे इसके विस्तार की। अगर हम घास प्रदेशी या सवाना बायोम के विस्तार की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसका विस्तार भी 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, किंतु महाद्वीपों के मध्य भागों में मिलता है। अर्थात आप यह चीज़ ध्यान रखेंगे, 3 चीज़ें हैं जो एक ही अक्षांशों पे मिलती हैं। अगर मानसूनी बायोम की बात करेंगे बेटा तो इनका विस्तार क्षेत्र भी 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य है, किंतु यह महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें महाद्वीपों के पश्चिमी भाग की, इसी अक्षांश पर अर्थात 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं मरुस्थलीय बायोम। और 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री की बात करते हैं। और महाद्वीपों के मध्य भाग की जब हम बात करेंगे बेटा तो मध्य भाग में क्या होगा बेटा? मध्य भाग में पाए जाएंगे आपके घास प्रदेशी बायोम, या इसी को कहा जाता है बेटा सवाना बायोम, ठीक है बेटा। और सवाना बायोम की अगर हम बात करें तो इस सवाना का ही बेटा शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इस सवाना का शाब्दिक अर्थ ही होता है घास की अधिकता। अर्थात वृक्षों के साथ साथ वृक्ष भी पाए जाते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि वृक्ष नहीं पाए जाएंगे। सवाना बायोम में वृक्ष भी पाए जाते हैं, किंतु वृक्षों की अपेक्षा घास की जो संख्या होती है वह अधिक होती है, अर्थात घास की अधिकता पाई जाती है। तो एक तो शाब्दिक अर्थ यह हो गया कि घास की अधिकता, अर्थात आप कह सकते हैं वृक्षों के साथ साथ घास की अधिकता पाई जाती है। और यह किसका अर्थ है? सवाना का शाब्दिक अर्थ है। आगे अगर हम बात करें बेटा तो अगली बात करेंगे, इसी का दूसरा शाब्दिक अर्थ निकल के आता है कि जहाँ 2 स्पष्ट मौसम दिखाई दें। कौन कौन से 2 स्पष्ट मौसम? एक तो शुष्क और दूसरा आर्द्र अर्थात नमी वाला। अर्थात 2 मौसम जहां एक साथ दिखाई देते हैं उसे हम बेटा कहते हैं सवाना, ठीक है। तो सवाना का शाब्दिक अर्थ आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मैंने यह भी बताया कि सवाना बायोम में वृक्ष भी पाए जाते हैं, लेकिन घास की जो मात्रा होती है वह वृक्षों की अपेक्षा अधिक होती है, वृक्षों की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है बेटा। इसी सवाना बायोम को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर हम इस सवाना बायोम की बात करें बेटा तो इसे जूलॉजिकल गार्डन, लैंड ऑफ बिग गेम, नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, इन 3 नामों से भी जाना जाता है। अर्थात अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनेशन में कि जूलॉजिकल गार्डन किस बायोम को कहा जाता है तो आंसर होगा आपका ग्रासलैंड बायोम, या आप कहेंगे सवाना बायोम। इसी तरीके से लैंड ऑफ बिग गेम किसको कहा जाता है, तब भी आप आंसर करेंगे सवाना बायोम। और नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड भी सवाना बायोम को ही कहा जाता है। यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि इस बायोम में होता क्या है बेटा, टेम्परेचर तो अधिक होता है किंतु वर्षा
अपेक्षाकृत कम होती है। तापमान तो अधिक होता है लेकिन वर्षा जो होती है बेटा वो अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके कारण वृक्षों की अपेक्षा साकी पौधे अर्थात घास अधिक मात्रा में यहाँ पाई जाती है। यह चीज़ आप याद रखेंगे। तापमान तो अधिक होता है, क्यों अधिक होगा? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास का भाग है और आप सभी जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा होगा? तो भूमध्य प्रदेशी क्षेत्र जो होता है वहाँ सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, अर्थात परपेंडिकुलर पड़ती हैं, जिससे वहाँ अधिक गर्मी होती है। तो इस रीजन में तापमान तो अधिक होता है लेकिन वर्षा की मात्रा कम होती है, और जब वर्षा की मात्रा कम होती है तो वृक्षों की अपेक्षा बेटा यहाँ क्या अधिक पाई जाएगी? घास की अधिकता देखी जाती है। ठीक है बेटा, घास की अधिकता देखी जाती है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें 10 डिग्री वाले क्षेत्र की, चूंकि यह क्षेत्र जो है बेटा भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र है, तो भूमध्य रेखा के पास में क्या होगा बेटा? तापमान भी अधिक होगा और बरसात भी अधिक होगी। जब तापमान भी अधिक है, बरसात भी अधिक है, तो वनस्पतियाँ अर्थात पेड़ पौधे और वृक्षों की संख्या भी अधिक होगी। जब वृक्षों की संख्या अधिक हो गई तो बेटा इसी वाले रीजन को कहा जाता है वुडलैंड सवाना, अर्थात ये 10 डिग्री नॉर्थ, 0 से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री के पास वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र, ठीक है बेटा, इसको वुडलैंड नहीं कहेंगे। इसके पास वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक है, इसके पास वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वुडलैंड सवाना कहेंगे। ये हमारी क्या है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे अर्थात उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ आएंगे तो 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा? वृक्ष भी पाए जाएंगे और घास भी पाई जाएगी, लेकिन वृक्षों की अपेक्षा कहीं ना कहीं घास अधिक होगी। अर्थात यह किस तरीके के दिखाई देते हैं बेटा? पार्क नुमा दिखाई देते हैं, जहाँ वृक्षों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है और घास की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसलिए बेटा इस रेंज के बायोम को ही हम कहते हैं पार्कलैंड सवाना, अर्थात 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाने वाले बायोम को क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं हम पार्कलैंड सवाना कहते हैं। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ समझ में आई। और 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक के उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के इस बायोम में अगर हम देखें तो वृक्षों की अपेक्षा अर्थात वृक्षों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है और घास की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अर्थात यहाँ बहुतायत संख्या में क्या मिलता है आपको? घास देखने को मिलती है। इसलिए इस रीजन को या इस बायोम को अर्थात 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाने वाले बायोम को ग्रासलैंड सवाना अर्थात घास प्रदेशी सवाना के रूप में जाना जाता है। यह चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये 10 डिग्री से लेकर हो गया आपका 15 डिग्री तक पार्कलैंड सवाना, और अगर हम बात करें 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये वाला जो आपका पोर्शन होगा जहाँ यह सवाना बायोम पाया जाएगा, तो इस सवाना बायोम को एक अन्य नाम से जानते हैं और इसे कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है? ग्रासलैंड सवाना। तो पहले इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है बेटा, बताइए इतनी चीज़ समझ में आई? अगर हम बेटा बात करें आगे जलवायु के आधार पर बात करते हैं, तो जलवायु के आधार पर सवाना बायोम को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है बेटा उष्णकटिबंधीय अर्थात शुष्क सवाना बायोम। ठीक है, एक को हमने क्या कहा? उष्णकटिबंधीय शुष्क सवाना बायोम, और दूसरा होता है बेटा शीतोष्ण अर्थात शीतोष्णकटिबंधीय अर्थात आर्द्र सवाना बायोम के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब हम इन दोनों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अर्थात शुष्क सवाना बायोम की बात करेंगे। तो यहाँ बेटा क्या होगा? वर्षा की मात्रा जो होगी वो कम होगी, तापमान अधिक होगा, वर्षा की मात्रा
कम होगी और जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो यहाँ पर बेटा वृक्षों की अपेक्षा घास अधिक पाई जाएगी। घास की क्या होगी, अधिकता होगी और वृक्षों की संख्या में कमी होगी। ठीक है, तो इस प्रदेश को क्या कहा जाएगा, उष्णकटिबंधीय या शुष्क सवाना बायोम के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें बेटा तो इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ब्राज़ील, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड इत्यादि देशों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और अलग अलग देशों में, विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से यहाँ की जो घास होती है उसको जाना जाता है बेटा। तो अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें बेटा ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के या सवाना घास के बायोम को कंपोज के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कंपोज कहा जाता है। वहीं अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में बेटा इसको कहा जाता है पार्क लैंड। क्या कहा जाता है, पार्क लैंड कहा जाता है। वेनेजुएला और कोलंबिया की बात करें तो वेनेजुएला और कोलंबिया में बेटा इसे जाना जाता है लानोज के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, लानोज के नाम से। और इनको आपको अच्छे से याद रखना है बेटा, क्योंकि यहाँ से 100% सवाल बनने के चांसेस होते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं, ठीक है, उन्हें किन देशों में किन नामों से जाना जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ब्राज़ील में इनको कंपोज कहा जाता है, अफ्रीका कंटिनेंट में पार्कलैंड कहा जाता है, वेनेजुएला और कोलंबिया में इनको लानोज के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा आपका बेटा उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम या सवाना घास के मैदानों की चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा भाग अर्थात शीतोष्ण और आर्द्र सवाना बायोम की अगर हम बात करें बेटा तो इसे फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। इसे पुनः दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है बेटा। एक को बोला जाता है स्टेपीज और दूसरे को बोला जाता है प्रेरी। ठीक है, स्टेपीज और प्रेरी की चर्चा करेंगे तो अर्ध शुष्क अर्थात अर्ध शुष्क क्षेत्र जहाँ होगा, ठीक है, वहाँ पर पाए जाने वाली घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, स्टेपीज के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो घास पाई जाएगी उसकी ऊंचाई बेटा 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है और घास बिल्कुल चटाई नुमा आकार की दिखाई देगी। अर्थात स्टेपीज जो घास के मैदान होते हैं उसमें घास की ऊंचाई 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है और बिल्कुल चटाई नुमा फ्लैट एकदम से दिखाई देती है। वहीं अगर हम बात करें बेटा प्रेरी घास के मैदानों की तो यह बिल्कुल नमी वाले क्षेत्रों में अर्थात आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इसकी घास की जो ऊंचाई होती है वो बेटा 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक ऊंची घास पाई जाती है। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे कि शीतोष्ण घास के मैदानों को विभिन्न देशों में या विभिन्न महाद्वीपों में किन नामों से जाना जाता है और यह भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय घास मैदानों को और एज वेल एज शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानों को किन देशों में किन नामों से जाना जाता है। तो बात करेंगे बेटा उत्तरी अमेरिका की। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा, प्रेरी के नाम से। अर्थात उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अर्जेंटीना में इसे पंपाज के नाम से जाना जाता है बेटा। अर्जेंटीना में किसके नाम से जाना जाता है, पंपाज के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड कहा जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में बेटा इसको डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कह दिया गया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इसको बेटा डाउन्स कहा जाता है। अगर वहीं हम बात करें बेटा यूरोप की तो यूरोप में बेटा
इन घास के मैदानों को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। और इस स्टेपीज का विकास सर्वाधिक कहाँ हुआ है बेटा? स्टेपीज का विकास सर्वाधिक रूस में हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी आप जान लीजिएगा कि जैसे हंगरी है, तो हंगरी में बेटा क्या कहा जाता है? पुष्टाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्टाज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया सवाना बायोम। कौन सा हो गया बेटा? सवाना बायोम। और सवाना बायोम के दो भाग जो थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। तो सवाना बायोम यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे अब हम अपने तीसरे बायोम की तरफ, और तीसरा बायोम हमारा आता है बेटा टुंड्रा बायोम। अब हम किसकी चर्चा करेंगे? टुंड्रा बायोम की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर हम टुंड्रा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ ही होता है बेटा बंजर भूमि। तो बेटा टुंड्रा का अर्थ मैंने क्या बताया? टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ ही होता है बंजर भूमि। और अगर हम इसके विस्तार की बात करें बेटा, तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो विस्तार है बेटा उत्तरी और दक्षिणी अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात तापमान में लगातार क्या आती है? गिरावट आती जाती है, तापमान कम हो जाता है। आप यह कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में सूर्य ताप और प्रकाश का बेटा क्या होता है? अभाव होता है। अर्थात जब अभाव होगा तो यहाँ क्या होगा बेटा? वर्षा कम होगी, वनस्पतियों की संख्या में कमी आएगी, बर्फबारी अधिक होगी, अर्थात प्राथमिक जो उत्पादकता है वह सबसे कम होगी। अर्थात टुंड्रा बायोम में प्राथमिक उत्पादकता या आप कह सकते हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी सबसे कम कहाँ होती है? सबसे कम होती है टुंड्रा प्रदेश में, अगर आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए। अर्थात यहाँ प्राथमिक उत्पादकता न्यूनतम होती है। क्यों न्यूनतम होती है? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो टैगा मैंने पढ़ाया था, टैगा वनस्पतियों की सीमा निर्धारित करता है। इसके बाद क्या होता है बेटा? वनस्पतियों की संख्या बहुत कम पाई जाती है। अगर हम समस्त विश्व की बात करें और समस्त विश्व के पादप प्रजातियों की बात करें तो केवल और केवल समस्त विश्व की 3% वनस्पतियां ही इस बायोम के अंतर्गत पाई जाती हैं बेटा। ठीक है, तो टुंड्रा में केवल और केवल 3% वनस्पतियां पाई जाएंगी। सूर्य ताप और प्रकाश का अभाव होगा, वर्षा कम होगी, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद होगी। जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो प्राथमिक उत्पादकता में गिरावट आएगी, अर्थात यहाँ प्राथमिक उत्पादकता न्यूनतम होती है। ठीक है, और इस प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्रायोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्रायोफाइट्स कहा जाता है। क्रायोफाइट्स कहा जाता है। और यहाँ टर्न नामक एक पक्षी होता है, उसका माइग्रेशन होता है। ठीक है, माइग्रेशन सर्वाधिक किसका होता है बेटा? सर्वाधिक टर्न नामक जो पक्षी होता है उसका माइग्रेशन की जो क्षमता होती है सर्वाधिक होती है। तो यह हो गया बेटा हमारा कौन सा? यह हो गया हमारा टुंड्रा बायोम। तो टुंड्रा बायोम के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सागरी बायोम की चर्चा करेंगे बेटा। और सागरी बायोम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि वह बायोम, ठीक है, या आप कह सकते हैं महासागरों या समुद्रों में पाए जाने वाले बायोम को ही क्या कहा जाता है? सागरी बायोम कहा जाता है। और आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर हम महासागरी या सागरी बायोम की बात करेंगे तो सागरी बायोम में जो हमारी फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, या आप कह सकते हैं कि जो जीवन होता है या खाद्य जाल होता है, यह सारी की सारी चीज़ें प्रकाश अर्थात सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। अर्थात अगर हमें सूर्य का तापमान मिलेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी, तभी तो जीव सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो यह सब निर्भर करता है सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा पर। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि जो सागर होते हैं, महासागर होते हैं, उनका जो ऊपरी
तल होता है उसी तल पर सर्वाधिक प्रकाश मिलता है। और जैसे जैसे हम सागर में नीचे की ओर जाते हैं, प्रकाश की मात्रा बेटा कैसी होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है। और ऊपरी सतह पर जो भी जीव पाए जाते हैं उन्हें बेटा प्लांकटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लांकटन कहा जाता है। और यह प्लांकटन दो प्रकार के होते हैं, अर्थात फाइटोप्लांकटन। फाइटोप्लांकटन का मतलब होता है सागरी या महासागरी बायोम में पाए जाने वाले प्रोड्यूसर, अर्थात उत्पादक। आप कह सकते हैं हरे पेड़ पौधे जो कहाँ पाए जाते हैं? महासागरीय बायोम में। और जूप्लांकटन की बात करें तो बेटा इसके अंतर्गत जीव जंतु आ जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? जीव जंतु आ जाते हैं। आप कह सकते हैं उपभोक्ता आते हैं। ठीक है बेटा। अगर हम नेक्टन की बात करें तो नेक्टन का मतलब होता है बेटा जो पहला तल होता है, अर्थात अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर गहराई तक हम जाते हैं तो प्रकाश की उपलब्धता होती है। उसके बाद प्रकाश धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है। तो प्लांकटन के नीचे जो जीवधारी पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है नेक्टन। क्या कहा जाता है? नेक्टन कहा जाता है। ठीक है बेटा। और अगर हम बात करें वेंथस की तो सागर या महासागर में एकदम तली में रहने वाले जीवों को वेंथस कहा जाता है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि वेंथस वे सागरी या महासागरी जीव होते हैं जो बिल्कुल तली में रहते हैं, जो सागर या महासागर की तली में रहते हैं। तो यह बेटा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। बायोम्स का पार्ट सेकंड था ये। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बायोम के बारे में बताया था। एक छोटा सा रिलेट करता हुआ टॉपिक जो है वो इससे मिलता जुलता टॉपिक है और इसको कहा जाता है बेटा इकोटोन। तो इकोटोन के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर वहीं पे लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इकोटोन की अगर हम बात करें तो इकोटोन का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में इसे कहें तो इसे संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। और इकोटोन का मतलब ही होता है बेटा जहाँ दो बायोम एक दूसरे से मिलते हैं, वह संक्रमित क्षेत्र जहाँ दो बायोम एक दूसरे से मिलते हैं वह इकोटोन या संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। जैसे यह हमने दिखाया जंगल का बायोम और दूसरा दिखाया बेटा घास का बायोम। तो जहाँ पर यह दोनों बायोम एक दूसरे से मिलते हैं तो इसी क्षेत्र को बेटा कहा जाता है इकोटोन। आप यह कह सकते हैं दो बायोम्स का संक्रमण क्षेत्र ही इकोटोन कहलाता है। और इकोटोन में बेटा जो भी यहाँ पर जीव पाए जाएंगे या जो भी प्रजाति पाई जाएगी उस प्रजाति की अगर हम बात करें, उस प्रजाति में दोनों ही बायोम्स के लक्षण पाए जाएंगे, अर्थात दोनों ही बायोम की विशेषताएं होंगी। ठीक है बेटा। तो ये रहा इकोटोन और इकोटोन आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर कैसे रहा कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। ठीक है बेटा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। लाइक करने के साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है बेटा। घर पे रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।